हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही खास टॉपिक, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जेआरएफ्स में, नेट्स में, है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसका कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? हम मशीनरी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। उस मशीनरी के बारे में जानेंगे जो डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, इसमें से बहुत छोटे सब टॉपिक्स भी हैं इसके, है ना। तो एक एंजाइमोलॉजी आ जाता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन आ जाता है। तो ये सारा का सारा एक फ्लो में चलता है। हम यहाँ पे सिर्फ मशीनरी वाला टॉपिक है ना, एक मशीनरी वाला जो सब टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि CSIR नेट का जो बैच है वो हम 15 मई से शुरू करने वाले हैं। बायोकेशन एकेडमी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और आप हमें विजिट भी कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। या फिर अगर आप फ्री सेशंस एंजॉय करना चाहते हैं तो बायोकेशन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको कई बार लाइव वीडियोस भी मिल जाती हैं, लाइव वीडियो सेशंस भी मिल जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम करते हैं। अगर आप इस बार का जो ये मई 15 से बैच शुरू हो रहा है, अगर आप ये लेते हैं तो आपको क्या क्या इसमें मिलेगा उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे, आपकी डेली प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आपकी यूनिट्स ख़त्म होती जाती हैं तो आपका साथ साथ में टेस्ट होता है ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि हमने कितना जो है वो सीखा है और कहाँ पर अभी कमी रह रही है। आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो है वो आपको मिलती है कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो साथ साथ में कर सकते हैं। और राइट, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट लेना ना भूलें, क्योंकि ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 5 एडमिशन्स के लिए ही है। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर जो है वो भी कर सकते हैं। बायोकेशन एकेडमी चैनल का अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी तरह से आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आप जो है वो अपने लिए बेस्ट सोचेंगे, बेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आज हम यही देखने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल कैसे खुद ब खुद ही डुप्लीकेट हो जाता है ना, रेप्लिकेट हो जाता है। तो ये कहता है रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स। अगर देखा जाए तो अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में हमारा डीएनए जो है वो नहीं जाएगा। यानी कि रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सभी की सभी लिविंग सिस्टम्स के लिए, है ना। और द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड एट सेवरल लेवल्स। कौन कौन से लेवल? जैसे कि ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस को फॉलो करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सेल्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं बाय सेलुलर डिविजन्स, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट करता है बाय डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। अब ये बोलता है द मशीनरी दैट रेप्लिकेट्स डीएनए इज ऑल्सो इनटू एक्शन इन अनदर कैपेसिटी दैट टू रिपेयर द जेनेटिक मटेरियल आफ्टर इट हैज सस्टेन्ड डैमेज। ये कहता है कि वही मशीनरी जो डीएनए को रेप्लिकेट करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है वो इसको रिपेयर करने में भी हेल्प करती है, राइट। तो इस टॉपिक, इस वाले जो वीडियो में हम सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। डीएनए डैमेज कैसे रिपेयर होता है वो हम किसी अलग वीडियो में सीखेंगे, राइट। अब बात करते हैं द प्रपोजल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए by Watson and Crick in 1953 was accompanied by a suggested mechanism for its self duplication। तो वॉटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था और उन्होंने बताया था एक मैकेनिज्म के थ्रू कि ये सेल्फ डुप्लीकेशन करता है, खुद ही डुप्लीकेट हो जाता है ना। क्या बोला? द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसेस, है ना। तो इस तरह से आपका क्या है,
डीएनए होता है, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, इनके बीच में क्या है, ये बोलता है कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे बेसिस होता है ना ATGC, ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। और कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, राइट। इतनी चीज़ तो आई होप आपको क्लियर होगी। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इंडिविजुअली दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक एंड रेडली ब्रोकन। ठीक है, अगर इंडिविजुअली आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे होने के कारण अब जो टेंडेंसी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट स्टिल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक और वो इजीली टूट सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या बोला गया, वॉटसन एंड क्रिक envisioned that replication occurred by gradual separation of these strands of the double helix, much like the separation of two halves of a zipper। तो आप सभी लोग जिपर पहनते हैं, इन्होंने बोला कि अगर ये डीएनए है इसको रेप्लिकेट करना है ना, डुप्लीकेट करना है खुद को, तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये अनजिप हो जाते हैं, जैसे हम जिपर को अनजिप करते हैं ना, वैसे ही ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये ईजिली टूट जाते हैं और ईजिली बन भी जाएंगे फिर बाद में, राइट। तो ये इन्होंने बताया कि ये जिपर की तरह अनजिप हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बाद ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं। आगे क्या बोला, बिकॉज द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ईच स्ट्रैंड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर स्ट्रैंड। इन्होंने बोला कि हर एक स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरे स्ट्रैंड के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, उल्टा समझ सकते हैं हम, है ना। जैसे ए, अगर एक स्ट्रैंड में यहाँ पे ए है तो ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है, टी के साथ, तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे टी होगा। अगर यहाँ पे जी है तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे सी होगा, अगर यहाँ पे सी है तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ क्या होगा, जी होगा। तो ये कहता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए हर एक स्ट्रैंड के पास, है ना, स्ट्रैंड नंबर 1 के पास 2 की इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आने वाला स्ट्रैंड कौन सा होगा, और वैसे ही 2 वाले स्ट्रैंड के पास 1 की इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर आने वाला स्ट्रैंड जो है उसका सीक्वेंस क्या होगा, राइट। अभी बोल रहे दस वंस द स्ट्रैंड आर सेपरेटेड ईच कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड रिस्टोर द डबल स्ट्रैंडेड स्टेट। ये बोलता है एक बार अगर स्ट्रैंड्स जो है वो आप एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अब वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की तरह। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसा समझते हैं इसको। हमने क्या बोला, ये थे 2 स्ट्रैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके पास सीक्वेंस था ATG, ठीक है, तो यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर रहा होगा T, यहाँ पे रहा होगा A और यहाँ पे C। ठीक है, ये है स्ट्रैंड नंबर 1, ये है स्ट्रैंड नंबर 2। अब हमने क्या बोला कि ये दोनों हो गए एक दूसरे से अलग, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, यानी कि अब ये वाला स्ट्रैंड जो है वो किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ATGC। ठीक है, अब ये स्ट्रैंड नंबर 1 है और ये है स्ट्रैंड नंबर 2, ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। इसका सीक्वेंस क्या था T, A, C और G। ठीक है, अब जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है, उसके लिए ये एज अ टेम्पलेट जो है वो एक्ट करेगा और अपना एक नया स्ट्रैंड जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में सिंथेसाइज कर लेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी एक नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर लेगा कुछ इस तरह से, ATG और C। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। बोले अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल each of the daughter duplexes should consist of one complete strand inherited from the parental duplex and one complete strand that has been newly synthesized। ये बोलता है कि अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो कि आपका पेरेंटल डीएनए था, ठीक है, तो इसके डॉटर, ये दोनों इसके डॉटर स्ट्रैंड्स हुए ना, ये वाला इसके डॉटर में गया, ये वाला इसकी डॉटर में गया। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डॉटर वाला डीएनए है ना, डॉटर डुप्लेक्स वाला जो डीएनए है, उसमें भी एक स्ट्रैंड कैसा है, पेरेंटल, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है। वैसे यहाँ पे एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है, एक पेरेंटल है, राइट। अब ये बोल रहा है रेप्लिकेशन ऑफ दिस टाइप इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, बोलते हैं ऐसा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन टाइप कहते हैं।
क्यों? क्योंकि ईच डॉटर डुप्लेक्स कंटेन वन स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक डॉटर डुप्लेक्स में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रक्चर से आया होगा, राइट। अब ये बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन टू अदर टाइप ऑफ रेप्लिकेशन हैड टू बी कंसीडर्ड। जब हमें ये पता नहीं था कि जो हमारा मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, तो साइंटिस्ट ने 3 टाइप के रेप्लिकेशंस को कंसीडर किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कि असल में ये कैसा होता है ना, इस तरह से हेलिकल ट्विस्टेड हमारा डीएनए होता है। ये आपका स्ट्रैंड नंबर 1 है, ये 2 है, राइट। अब देखो यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री में नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे आपको ये अभी तो आपको पता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था, तो एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर उन्होंने कंसीडर किया, है ना, और दूसरा कौन सा किया, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। बोलते हैं इन कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन द 2 ओरिजिनल स्ट्रैंड्स वुड रिमेन टुगेदर, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर डीएनए जो है वो कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है तो 2 ओरिजिनल स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं आफ्टर सर्विंग एज टेम्पलेट्स। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये 2 डीएनएस थे, है ना, दोनों पेरेंटल वाले। अब कहने को क्या था कि सेमी कंजर्वेटिव में एक पेरेंटल डीएनए था, है ना, एक पेरेंटल स्ट्रैंड था और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड बन गया था। वैसे यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड था और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड बन गया था। इन्होंने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में देखो टेम्पलेट की तरह तो एक्ट कर रहे हैं, इनके सामने न्यूली सिंथेसाइज भी कर लिया, लेकिन ये नेक्स्ट डॉटर सेल में इस हाइब्रिड मोड में नहीं जाएंगे। ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करने के बाद दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स वापस आ जाएंगे इसी नेचर में जैसे ये पहले थे, और न्यूली सिंथेसाइज वाले जो हैं वो आपस में जुड़ करके एक नया अलग से डीएनए बना देंगे, ठीक है। ये इन्होंने बताया कब, जब कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को फॉलो करता अगर डीएनए, तो कुछ इस तरह से होना था। बोलता है एज वुड द 2 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, एज अ रिजल्ट वन ऑफ द डॉटर डुप्लेक्सेस वुड कंटेन ओनली पेरेंटल डीएनए, है ना। तो अब एक जो डॉटर सेल होती उसमें तो पूरा का पूरा ये पेरेंटल डीएनए जाता और एक डॉटर सेल में पूरा प्योरली न्यू डीएनए जाता, राइट। व्हाइल द अदर डॉटर डुप्लेक्स वुड कंटेन ओनली न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, ये देखो सबसे पहला कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये है आपका पेरेंटल मॉलिक्यूल जो ब्लू कलर में दिखाया है। अब क्या हुआ, इसका एक स्ट्रैंड अलग हो गया, एक स्ट्रैंड अलग हो गया। इसके कॉम्प्लीमेंट्री में न्यू स्ट्रैंड जो रेड कलर से दिखाया है वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए, राइट। तो अब देखो फर्स्ट जनरेशन में, है ना, इस एक डीएनए से ये वाले डॉटर सेल में कैसा डीएनए गया, दोनों एक पेरेंटल था और एक न्यूली सिंथेसाइज वाला स्ट्रैंड था। यहाँ पे भी इस डॉटर सेल में कैसा गया होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज वाला, एक पेरेंटल वाला। अब देखो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये वाले स्ट्रैंड्स एज पेरेंटल एक्ट करेंगे, राइट। अब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये रेड और ये ब्लू दोनों अलग अलग हो गए होंगे, तो ये ब्लू आ गया और एक रेड आ गया, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में ये थोड़ा सा फेडेड वाइटिश कलर वाला रेड वाला जो स्ट्रैंड है ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ये वाला पेरेंटल है, ठीक है। डार्क रेड वाला यहाँ पे पेरेंटल है और ये जो वाइटिश जैसा है, सॉरी, ये वाला पेरेंटल है और ये वाला कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है, राइट। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, एक जो है वो आपका पेरेंटल होगा, एक आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, एक आपका कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड और एक पेरेंटल होगा। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर में ये कहता है कि हर एक डॉटर सेल में एक पेरेंटल आएगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला जो मॉलिक्यूल है वो आएगा, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं था। इन्होंने बोला कि जो पेरेंटल डीएनए है ना वो क्या करता है, वो अलग होता है, वो एज अ टेम्पलेट भी एक्ट करता है, लेकिन टेम्पलेट की तरह एक्ट करने के बाद जो पेरेंटल वाले अपने स्ट्रैंड्स हैं ना वो दोनों इकट्ठे होकर के दोबारा एक डॉटर सेल में चले जाएंगे, यानी कि एक डॉटर सेल में प्योर पेरेंटल स्ट्रैंड्स चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरे जो डॉटर सेल है उसमें कैसे जाएंगे, न्यूली, बिल्कुल जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा वो जाएगा, राइट। अब ये जो है वो आगे चल करके ऐसे ही होगा, एक वाले में फिर से प्योर पेरेंटल चला जाएगा, अगले वाले में फिर से न्यूली, बिल्कुल, है ना। एक वाले में तो प्योर पेरेंटल चला गया और अगला जो है दूसरे वाला जो डॉटर सेल है उसमें फिर से न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है वो जाएगा,
राइट। और फिर तीसरा एक और मोड बताया गया कि हो सकता है डिसरप्टिव मोड को वो फॉलो कर रहा हो, है ना। डिस्पर्सिव मोड को अगर वो फॉलो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास पेरेंटल डीएनए है ना। पेरेंटल डीएनए जो है ना वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। फिर इन फ्रेगमेंट्स के बीच में न्यूली सिंथेसाइज डीएनए जो है वो खुद को सिंथेसाइज कर लेता है और आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन आती है वो पूरी की पूरी कैसी आएगी, हाइब्रिड आएगी। कैसी आएगी, हाइब्रिड आएगी। अब देखो हाइब्रिड यहाँ पे भी आ रही थी, यहाँ पे भी हाइब्रिड ही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड मदर का है यानी कि पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के बीच बीच में कहीं पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ठीक है ये भी हाइब्रिड और ये भी मोड जो है वो हाइब्रिड ही है, राइट। आई होप आपको इसमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में क्या बोला गया, द पेरेंटल स्ट्रैंड्स वुड बी ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, एंड द न्यू स्ट्रैंड्स वुड बी सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट सेगमेंट्स, देन ओल्ड फ्रेगमेंट्स एंड न्यू सेगमेंट्स वुड बी जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब पेरेंटल वाले जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं और न्यू सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रैंड बनाते हैं। एज अ रिजल्ट द डॉटर डुप्लेक्सेस वुड कंटेन स्ट्रैंड्स दैट वर कॉम्पोजिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए, ठीक है। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट से ये मिल करके बना होता है। तो डिसरप्टिव मोड आपको ये बताता है। अब साइंटिस्ट को कैसे श्योरिटी हुई कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ही फॉलो करता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। चलो, इसको प्रूव किया गया एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। बोलते टू डिसाइड अमंग दीज थ्री पॉसिबिलिटीज it was necessary to distinguish newly synthesized DNA strand from the original DNA strand that served as templates। ये बोलता है कि अगर आपको ये ढूंढना है ना कि जो आपके स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुए हैं न्यूली स्ट्रैंड्स और जो पेरेंटल स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह एक्ट किए हैं, इन दोनों को अलग करना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ तो कैसे हुआ और ओल्ड स्ट्रैंड्स का क्या हुआ। बोलते दिस वॉज अकॉम्प्लिश्ड इन स्टडीज ऑन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया याद रखना है, इकोलाई। In 1957 by Matthew Meselson and Franklin Stahl of the California Institute of Technology, who used heavy N15 and light N14 isotope of nitrogen to distinguish between parental and newly synthesized DNA strand। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे इन्होंने यूज़ क्या किया, देखो दो चीज़ें याद रखना, एक तो हैवी आइसोटोप यूज़ किया N15 वाला और एक लाइट आइसोटोप यूज़ किया था N14 वाला, ठीक है। और किस लिए यूज़ किया था, ताकि ये बता सकें कि पेरेंटल वाला स्ट्रैंड कौन सा और न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला डीएनए स्ट्रैंड कौन सा है, ठीक है। अब क्या बोला, दीज रिसर्चर्स ग्रू बैक्टीरिया इन मीडियम कंटेनिंग N15, ठीक है। तो पहले इन्होंने किसके ऊपर ग्रो किया, उस कल्चर में इसको ग्रो किया जिसमें N15 वाला हैवी आइसोटोप पड़ा हुआ था, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एज अ सोल नाइट्रोजन कार्बन सोर्स, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड एज अ सोल नाइट्रोजन सोर्स जो है उसको यूज़ किया और इसमें नाइट्रोजन में ये जो N था, है ना, नाइट्रोजन जो था वो कौन सा था, 15N, यानी कि हैवी आइसोटोप यूज़ किया था, ठीक है। Consequently, the nitrogen containing bases of the DNA of these cells contained only the heavy nitrogen isotope। अब अगर जो सेल्स इस मीडियम पे ग्रो करते उनके डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं ना, उनके पास सबके पास क्या होना चाहिए था, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप होना चाहिए था, राइट। अब उन्होंने क्या किया, कल्चर्स ऑफ हैवी बैक्टीरिया वर वॉश्ड फ्री ऑफ द ओल्ड मीडियम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सेल्स को वहाँ से उठाया और जिस पहले मीडियम में उन्होंने N15 में उनको रखा हुआ था उसको वॉश कर दिया एंड इंक्यूबेटेड इन फ्रेश मीडियम विद लाइट N14 कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। उनको वॉश कर दिया और फिर उसको अब नए मीडियम पे ग्रो करना शुरू कर दिया। उसी सेल्स को जो पहले N15 पे ग्रो कर रहे थे उनको उठाया और अब N15 कंटेनिंग कंपाउंड वाला जो मीडिया था, फ्रेश मीडिया, उसमें उनको इंक्यूबेट करना शुरू कर दिया,
ठीक है। अब क्या किया, एंड सैंपल्स वर रिमूव्ड एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल जनरेशन, ठीक है। और फिर क्या किया, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, है ना, कोई 20 मिनट बाद, है ना, कोई 40 मिनट बाद, ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद सैंपल्स उनके वो लेते रहे, ठीक है। सैंपल्स में क्या किया होगा, सैंपल लिया होगा तो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया होगा। डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड सब्जेक्टेड टू सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और फिर क्या किया, सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखी कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। याद क्या क्या रखना है वो समझो। सबसे पहले अगर पूछ लेगा कि कौन सा आइसोटोप यूज़ किया था, तो आपको याद रखना है हैवी आइसोटोप यूज़ किया था N15 वाला, पहले N15 पे ही उन्होंने ग्रो किया था। फिर लाइट आइसोटोप N14 वाला जो कंटेनिंग मीडियम था वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की थी, तो याद रखना सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की थी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये याद रखना पॉइंट्स। अब उसके बाद क्या हुआ, बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ N15 और N14 एटम्स इट कंटेन्स, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट ही क्यों चूज़ किया इन्होंने, क्योंकि अब जितना डीएनए मॉलिक्यूल है ना, और वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें हैवी आइसोटोप कितना था, यानी कि N15 कितना था, है ना, और N14 कितना है जो कि लाइट आइसोटोप था, ठीक है। अब ये हैवियर और ये लाइटर है, यानी कि इसीलिए तो डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ किया ना, ठीक है। बोल रहे इफ रेप्लिकेशन is semi-conservative, one would expect the density of DNA molecule would decrease during culture in N14 containing medium. अब इन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने बोला कि अगर जो आप मतलब डीएनए है, अगर वो सेमी कंजर्वेटिव मोड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, किसको यूज़ कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड को यूज़ कर रहा है, तो पहले उसको किस पे ग्रो करवाया था, N15 वाले मीडियम पे ग्रो करवाया था, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको उठा के किस पे शिफ्ट कर दिया, 14 वाले पे। तो मान लो कि अगर यहाँ पे N15 में जब इसको रखा था और यहाँ पे रेप्लिकेशन अगर शुरू हो भी चुकी थी सेल्स में, तो धीरे धीरे जब उसको 14 पे रखा ना, तो वो इसी वाले नाइट्रोजन को यूज़ कर रहा होगा, और रेप्लिकेशन के दौरान जितना भी डीएनए बन रहा होगा वो ये वाले नाइट्रोजन सोर्स से बन रहा होगा। यानी कि रेप्लिकेशन के दौरान अगर उसने हैवी आइसोटोप कहीं पहले उठा भी लिया था, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए, राइट। अब उन्होंने क्या देखा, आफ्टर वन जनरेशन ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स वुड बी N15-14 hybrids and their bond density would gradients those containing N14 and 15 hybrids and those containing only 14N। अब देखो, समझो ध्यान से क्या हुआ। इन्होंने बोला कि जब उन्होंने पहले वाला, है ना, पहली जनरेशन का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, मान लो कि ये अभी फ़िलहाल ये डायग्राम छोड़ो और इसको देखो क्या हो रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला कि पहले कुछ ऐसा डीएनए था, ठीक है, ये आपका पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए में उन्होंने क्या बोला कि जब आपने इसको ग्रो करवाया होगा किसके ऊपर, पहले तो N15 के ऊपर ग्रो करवाया था, यानी कि ये N15 कुछ इस तरह से हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, इसको फिर आपने शिफ्ट कर दिया था किसके ऊपर, 14 के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, है ना। तो यानी कि ये तो स्ट्रैंड्स अपने अलग अलग हो गए होंगे, है ना, ये स्ट्रैंड अपना अलग हो गया, 15 अलग हो गया, ये वाला 15 अलग हो गया, ठीक है, ये वाला भी 15 ही होगा ना, ठीक है। अब 14 को, अब जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है उसके लिए जो नाइट्रोजन सोर्स चाहिए वो तो 14 वाले मीडियम का आएगा, यानी कि यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें कौन सा, लाइट आइसोटोप आएगा, 14 वाला। यहाँ पे भी कौन सा आएगा, 14 वाला। तो अगर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देखोगे तो दोनों के दोनों कैसे मोड ऑफ डीएनए हैं, हाइब्रिड्स हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने बोला है हाइब्रिड डीएनए होगा तो कहाँ पे बैंड आएगा, यहाँ पे बीच में बैंड आएगा, राइट। अब इन्होंने बोला कि देखो पहले वाला जब जनरेशन का हमने रिजल्ट निकाल के देखा ना, तो क्या आया कि सारे के सारे जितने भी थे वो हाइब्रिड्स आ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि अगर यही एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर और के लिए रन किया होता 14 वाले पे ही, अब देखो क्या होता,
14 वाले पे ही ये चल रहा है, ठीक है, मतलब 14 लाइट वाले पे ही जो आपका नाइट्रोजन सोर्स है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, लाइट वाला। अब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, अलग हो गए, ये रहा 15 वाला, ये रहा 14 वाला, ये दोनों स्ट्रैंड्स भी अलग हो जाएंगे, ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये वाला 14 वाला, ये वाला 15 वाला। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्योंकि N14 वाला जो आपका मीडियम है, तो नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेसिस होंगे वो कैसे होंगे, 14 वाले होंगे, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री में 14, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा 14, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा 14 और इसके कॉम्प्लीमेंट्री में भी कौन सा 14, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर दूसरी जनरेशन भी आ जाती ना तो उस केस में भी आपको एक बैंड तो देखो हाइब्रिड्स का मिलता, एक बैंड तो कैसा मिलता, हाइब्रिड्स का, और दूसरा बैंड काय का मिलता, लाइट का, ठीक है। तो एक आपको लाइट बैंड मिलना चाहिए था और एक आपको कैसा, हाइब्रिड बैंड मिलना चाहिए था। हैवी बैंड आपको कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। ये नीचे वाला जो बैंड है ना, हैवी N15 वाला, ये तो आपको कभी नहीं मिल सकता, राइट। इतनी चीज़ आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये क्या बोल रहा है, इन द सेल्स दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग व्हेन द मीडियम वाज स्विच्ड, द पार्ट्स ऑफ द जीनोम दैट हैड ऑलरेडी रेप्लिकेटेड वुड रिमेन हैवी, ठीक है। यही चीज़ आपको पहले बता रहा है कि ये कैसे 15 मतलब आ गया, ठीक है, हैवी आइसोटोप कैसे इसने पिक कर लिया, क्योंकि जब इसको पहले 15 हैवी आइसोटोप ऑफ 15 वाले नाइट्रोजन सोर्स में रखा था ग्रो करने के लिए, तो उस टाइम पे जो मतलब आपके पार्ट्स होंगे ना जहाँ पे जीनोम रेप्लिकेट होना शुरू हो गया होगा, वो तो नाइट्रोजन सोर्स 15 वाला उठा चुके होंगे। अब चाहे आप इसको 14 पे शिफ्ट कर दो, किसी पे भी शिफ्ट कर दो, ये 15 वाला तो पॉइंट्स में भी अगर होगा ना तो वो रहेगा ही रहेगा, ये कहीं जा नहीं सकता, राइट। तो अगर आप इसके बाद भी वो कर दो ना तो एक देखो, दो जो ऐसे स्ट्रैंड्स होंगे वो तो हाइब्रिड्स ही आएंगे, बाकी सारे लाइट आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि जितने भी मतलब पहले जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है और उस टाइम पे जो आपने मीडियम उसको दिया है वो वाला आइसोटोप तो अपटेक हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, वाइल ओनली द पार्ट्स ऑफ जीनोम दैट रेप्लिकेटेड आफ्टर द स्विच इन मीडियम वुड अचीव द हाइब्रिड लाइट और हैवी डेंसिटी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक, अब क्या किया तुमने, उसका जो मीडियम था 15 से वो 14 में शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ पे जो आपके बैंड्स आने की संभावना है वो कैसा आ सकता है, हाइब्रिड बैंड आ सकता है ना। हाइब्रिड बैंड यानी कि लाइट और हैवी डेंसिटी दोनों वाला बैंड जो है वो आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या बोल रहा है, दिस मीन्स दैट इफ द डेंसिटी ऑफ होल जीनोम वॉज मेजर्ड आफ्टर गिविंग इनफ टाइम टू रेप्लिकेट द जीनोम वंस, ओनली दोज सेल्स दैट हैपन to just start replication when the medium was switched would have completely light or heavy genomes. The rest would have intermediate densities because part of their genome was light or heavy and part heavy to heavy. This would also be true during the next round of replication. The genome would gradually increase in its density from light or heavy to light as DNA replication continues. यही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। ये सेम कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले अगर ये 15 को अपटेक कर चुका है, अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, हाइब्रिड्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई लाइट बैंड आ सकता है ना तो कोई हैवी बैंड आ सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ आ रहा है यानी कि ये मोड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसी जनरेशन को आपने एज अ पेरेंटल कंसीडर कर लिया और फिर नेक्स्ट जनरेशन इनकी लेकर के आओगे, तब भी आपको जो है क्या कह सकते हो कि दो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलने वाले हैं जो कैसे होंगे, हाइब्रिड्स, और बाकी सारे कैसे होंगे, लाइट। इसको भी अगर आप पेरेंटल कंसीडर कर लो और इनकी नेक्स्ट जनरेशन निकालो ना, तब भी आपको दो बैंड्स तो हाइब्रिड मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी जितने मिलेंगे वो सारे के सारे लाइट मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
यहाँ पे इन्होंने यूकैरियोट्स में ये चीज़ दिखाई है, ठीक है, कि क्रोमोसोमल डीएनए था, ठीक है, वही सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए जो है वो दिखाया है कि कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क्स एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब देखो साइंटिस्ट्स को ये तो पता चल गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, ऐसे कैसे पता चला? तो देखो ये जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया ना, ये तो चलो उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव का एनालिसिस कर लिया। अब देखो अगर वहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर कंजर्वेटिव मोड होता, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव मोड होता तो क्या होना चाहिए था, क्या रिजल्ट आना चाहिए था कि एक स्ट्रैंड तो कंप्लीटली पेरेंटल आना चाहिए था, एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज आना चाहिए था, है ना। अगर ये पेरेंटल स्ट्रैंड होता तो पेरेंटल स्ट्रैंड में तो हैवी आइसोटोप था, यानी कि एक हैवी आइसोटोप वाला बैंड आना चाहिए था और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला यानी कि 14 वाला बैंड आना चाहिए था। और ये दोनों कंप्लीटली, है ना, देखो हाइब्रिड्स नहीं है, ये कंप्लीटली प्योर हैं, यानी कि एक तो बिल्कुल हैवी बैंड आना चाहिए था, एक तो बिल्कुल लाइट, यानी कि हाइब्रिड की संभावना ही नहीं थी। इसलिए यहाँ से तो उनको श्योर हो गया कि ये वाला मोड ऑफ रेप्लिकेशन तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिड्स आ रहे हैं, है ना, डिस्पर्सिव वाले में हाइब्रिड्स आ रहे हैं, तो ये कैसे उन्होंने निकाला इसका कि डिस्पर्सिव मोड जो है रेप्लिकेशन का वो नहीं हो सकता। अब जब इनका नेक्स्ट जनरेशन देखो, नेक्स्ट जनरेशन में भी तो देखो सारे हाइब्रिड्स ही आ रहे हैं ना, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव का अगर आप नेक्स्ट जनरेशन देखोगे तो हाइब्रिड्स तो चलो आ ही रहे हैं, प्लस लाइट बैंड्स भी आ रहे हैं। इसमें लाइट बैंड आने की संभावना नहीं थी, इसलिए ये वाला भी जो है वो रेस से बाहर हो गया और साइंटिस्ट को पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड को फॉलो करता है डीएनए, राइट। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्यों नहीं है, डिस्पर्सिव क्यों नहीं है और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्यों है, राइट। चलो अब हम आगे समझते हैं रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। बोलता है रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ स्पेसिफिक साइट, रेप्लिकेशन किसी एक स्पेसिफिक साइट पे शुरू होती है ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है, इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं बेसिकली। बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन इकोलाई क्रोमोसोम इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड ओरेसी, ठीक है। बोलते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको ओरेसी बोल देते हैं, वहाँ से हमेशा जो है वो रेप्लिकेशन शुरू होती है। बोले वेयर अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स बाइंड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस ओरेसी जहाँ पे होगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जहाँ पे होगी, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो पहले आकर के बाइंड करती हैं और फिर प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन का वो शुरू होता है। वंस इनिशिएटेड रेप्लिकेशन प्रोसीड्स आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से रेप्लिकेशन जो है, जहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ यहाँ से शुरू हुई, ये बोलता है कि रेप्लिकेशन दोनों तरफ से शुरू हो जाएगी, यानी कि इस साइड को भी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी और इस साइड को भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। इसीलिए रेप्लिकेशन को कैसा कहा गया, बाई डायरेक्शनल, राइट। अब ये बोल रहा है द साइट्स वेयर द पेयर ऑफ रेप्लिकेटेड सेगमेंट्स कम टुगेदर, वो साइट जहाँ पे रेप्लिकेटेड पेयर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ आ जाते हैं, एंड जॉइन द नॉन रेप्लिकेटेड डीएनए, ठीक है, और ज्वाइन कर लेते हैं किसको, नॉन रेप्लिकेटेड डीएनए को, इस पार्ट को कह रहा है ये, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू समझो, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुई। अब ये जो रेड रेड वाला पार्ट है ये सारा कौन सा है, जहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन चुका है। सिर्फ ब्लू वाला पार्ट वो है जहाँ पे अभी तक रेप्लिकेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो धीरे 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 ये दोनों साइड से बढ़ता हुआ, है ना, रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन ये दोनों एक पॉइंट पे ऐसी जगह पे आ जाएंगे, है ना। एक साइड तो देखो यहाँ पे भी रेप्लिकेशन पूरी हो चुकी है, यहाँ पे भी रेप्लिकेशन पूरी हो चुकी है। अब ये वाले पार्ट में फंस गया जहाँ पे नॉन रेप्लिकेटेड वाला पार्ट है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, राइट। रेप्लिकेशन फोर्क तो देखो जब यहाँ से ओरिजिन शुरू हो गया ना तभी जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क बन गया होगा, ठीक है। अब ये बोलता है ईच रेप्लिकेशन फोर्क कोरिस्पोंड्स टू अ साइट वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो रेप्लिकेशन फोर्क है ना, एक तो इस वाली साइड जो डायरेक्शन, इस वाली साइड में जो रेप्लिकेशन चल रही है उसके लिए, और एक इस वाली साइड से जो रेप्लिकेशन चल रही है उसके लिए, राइट। अब ये बोल रहा है द पेरेंटल डबल हेलिक्स इज अंडरगोइंग स्ट्रैंड सेपरेशन, ये बोल रहा है कि
इस टाइम पे जब ये दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि यहाँ से भी देखो रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ से कंप्लीट होकर के यहाँ आने वाली है, यहाँ से रेप्लिकेशन कंप्लीट होकर के यहाँ पहुँचने वाली है। अब यहाँ से भी जो पेरेंटल डीएनए वो सेपरेट हो रहा होगा और यहाँ से भी सेपरेशन चल रही होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, द टू रेप्लिकेशन फोर्क्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन अंटिल दे मीट एट अ पॉइंट अक्रॉस द सर्कल फ्रॉम ओरिजिन वेयर रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड। अब ये बोलता है कि क्या होगा, यहाँ से पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो अलग होते जाएंगे, यहाँ से भी अलग होते जाएंगे, है ना। और अलग अगर हो रहे हैं तो ये जो रेड वाला न्यूली सिंथेसाइज वाला डीएनए यहाँ से ये इनकॉर्पोरेशन होती जाएगी डीएनटीपीज की, ये बनता जाएगा। यहाँ से भी ऐसे ही होगा, इनकॉर्पोरेशन होती जाएगी डीएनए की, ये बनता जाएगा। लेकिन ये दोनों एक ऐसे पॉइंट पर आकर के मीट कर जाएंगे जहाँ पे रेप्लिकेशन को क्या होना है, टर्मिनेट होना है ना, रुक जाना है, राइट। चलो अब ये बोलता है मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क जनरेट्स पॉजिटिव सुपर कॉइल्स इन द अनरेप्लिकेटेड पोर्शन ऑफ द डीएनए अहेड ऑफ द फोर्क, ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में बताया गया है। अब हम ये मान लेते हैं, ठीक है, हमने माना कि यहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हुई, ठीक है, रेप्लिकेशन शुरू हुई यहाँ से, ये आपका क्या बन गया, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है। अब यहाँ से न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है वो मतलब सिंथेसाइज होता जा रहा है और डीएनए मशीनरी जो है ना, रेप्लिकेशन मशीनरी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये कहता है कि रेप्लिकेशन मशीनरी से आगे क्या होगा, अब क्योंकि डीएनए जो है वो इस तरह से ट्विस्टेड होता है ना, ट्विस्टेड होता है यानी कि ये आगे इसके क्या करेगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करता जाएगा, ठीक है। डीएनए जो है वो और ज्यादा उलझता जाएगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और ये किस पोर्शन में होगी, जो अभी तक कैसा है, अनरेप्लिकेटेड पोर्शन है, ठीक है। कौन सा अनरेप्लिकेटेड पोर्शन, जो रेप्लिकेशन ये मशीनरी है ना इसके आगे वाला जो अनरेप्लिकेटेड पोर्शन है, वहां पे हमेशा अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी सुपर कॉइलिंग इंड्यूस होती है तो आपको याद रखना है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस होती है, राइट। चलो अब ये बोल रहा है सेल्स कंटेन एंजाइम्स जैसे कि टोपोआइसोमरेजेस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ सुपर कॉइलिंग इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। अब बोलता है कि ये सुपर कॉइलिंग का फिर अगर हम करेंगे क्या, ठीक है, ये अगर सुपर कॉइलिंग होगी तो डीएनए तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब जो आपका पॉलीमरेज होगा वो तो फंस जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर इस तरह से जंजाल सा टाइप बन जाएगा, है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा धागे में ऐसे उलझ जाता है वो, है ना, तो वो आप उसको शॉर्ट नहीं कर पाते। अगर आप उसको शॉर्ट नहीं कर पाओगे तो आप उसको रील में भी नहीं पिरो पाओगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है सेम वैसे डीएनए पॉलीमरेज के साथ होता है कि अगर इसको रेप्लिकेशन करते रहना है तो इसके लिए ऐसा लीनियर ऐसा डीएनए चाहिए जो इस तरह से अनवाइंडेड हो, है ना। जब तक ये अनवाइंडेड नहीं होगा वो अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे टोपोआइसोमरेजेस जैसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर पड़े होते हैं ना वो आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं। ये स्ट्रैंड्स को कट करने के बाद वो क्या करता है, इसको बिल्कुल इस पूरे जो भी यहाँ पे जंजाल टाइप बना है इसको रिजॉल्व करके बिल्कुल ऐसा सिंगल ऐसे स्ट्रैंडेड लीनियरली डीएनए को अरेंज कर देता है, ठीक है। जैसे ये लीनियर उसमें अरेंज हो जाएगा, अब आराम से जो है वो अनवाइंडिंग इसकी हेलिकेज करता रहेगा और डीएनए पॉलीमरेज पीछे रेप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं वन एंजाइम ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड एज डीएनए गायरस। तो टोपोआइसोमरेज दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को क्या बोल रहे हैं, डीएनए गायरस एंजाइम, ठीक है। और बोल रहे हैं टाइप 2 टोपोआइसोमरेज relieves the mechanical strain that builds up during the replication in E. coli, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो डीएनए गायरेज है ना या फिर टोपोआइसोमरेज 2, ठीक, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जो टोपोआइसोमरेज 2 होता है ना वो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है। टोपोआइसोमरेज 1 सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट करता है, ठीक है। तो जो डीएनए गायरेज है वो क्या है, हमारा एक टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है जो दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर सकता है, राइट। चलो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, डीएनए गायरेज मॉलिक्यूल्स ट्रैवल अलोंग द डीएनए अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। ये बोलता है कि ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम्स होते हैं ना ये रेप्लिकेशन मशीनरी से आगे प्रेजेंट होते हैं ताकि इसको कोई भी ऐसा जंजाल या इस तरह की सुपर कॉइलिंग दिखे तो ये उसको रिलीव कर पाए, ये उसको सही कर पाए,
ठीक है, रिमूविंग पॉजिटिव सुपरकॉइल्स, तो ये पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग जो होती है उसको रिमूव कर देता है। DNA guys accomplishes this feat by cleaving both strands of DNA duplex, passing a segment of DNA through the double strand break to the another side। ठीक है, ये बोलता है कि ये क्या करता है, ये इस तरह से मान लो कि इसको कोई लूप दिखाई दिया, अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देगा। कट करने के बाद ये आराम से इसको कट जहाँ पे लगाया है वहाँ से इसको निकालेगा और ये बिल्कुल ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं सॉरी, लीनियरली शेप्ड में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लीनियर शेप में अगर आ गया है तो आराम से जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो आगे मूव करती रहेगी और अपना काम करती रहेगी। राइट, अब ये क्या बोल रहा है, एंड देन सीलिंग द कट्स, अब कट लगाया था तो कट को यहाँ छोड़ नहीं सकते, रिलीव करने के बाद सिंगल इसको लीनियर फॉर्म में लाने के बाद ये दोबारा से इन कट्स को जो लगाए थे उनको सील कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कट रह जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो है ना अपने ट्रैक से उतर जाएगा, जैसे रेलवे अपने ट्रैक से उतर जाती है ना, वैसे वो भी अपने ट्रैक से उतर जाएगा। ठीक है, अ प्रोसेस दैट इज ड्रिवन बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद समझने वाली बात क्या है, जब भी एक डीएनटीपी इनकॉर्पोरेट होता है ना, ठीक है, कोई भी डीएनटीपी ए हो, टी हो, जी हो, सी हो, उसके साथ क्या होता है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा होता है, 3 फॉस्फेट्स इस तरह से जुड़े होते हैं। तो एक अल्फा वाला फॉस्फेट तो इनकॉर्पोरेट हो जाता है क्योंकि हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनता है वहाँ पे, आगे हम पढ़ेंगे भी कि 3' और 5' फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है। अब ये वाला तो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जैसे ही ये दोनों पायरोफॉस्फेट क्लीव होते हैं ना, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्लीव होकर के यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, क्योंकि हर एक डीएनटीपी यहाँ पे जो डीएनटीपी है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा होगा, तो भर भर के एनर्जी पड़ी होती है। उस एनर्जी को ये टोपो आइसोमरेजेस यूज़ कर लेते हैं ये कट वगैरह लगाने के लिए, इनको रीसील करने के लिए। तो ये पायरोफॉस्फेट वाली जो फ्री एनर्जी है ना, जो एटीपी हाइड्रोलिसिस की मदद से आई थी, उसको ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस सिमिलर एंजाइम्स दैट कैरी आउट दिस रिक्वायर्ड फंक्शन। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो भी है ना, उनके एंजाइम्स भी सिमिलर एक्शन में ही काम करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपको नेक्स्ट में क्या बताया, द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि टोपो आइसोमरेजेस वगैरह जो है वो कैसे सुपर कॉइलिंग को वहाँ से हटाते हैं। अब नेक्स्ट काम है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना। तो डीएनए पॉलीमरेजेस द एंजाइम दैट सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, है ना, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का। भले ही बाकी सारे एंजाइम जो हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हो, बट मेन एंजाइम तो यही है जो डीएनए स्ट्रैंड्स को, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। स्टडी ऑफ दिस एंजाइम वाज बिगिन इन 1950s बाय आर्थर कॉर्नबर्ग एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 को खोजा था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 को और क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको 2 फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया था, है ना, तो वो फ्रेगमेंट का नाम क्या था वो आप मेरे को बताओगे। राइट, चलो उसके बाद क्या बोला, फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड द एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड ऑल 4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कंबाइनली इनको क्या बोल देते हैं, डीएनटीपीस। ठीक है, तो ये टीटीपी, डीएटीपी, सीटीपी, जीटीपी, है ना, इस तरह से होते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं एक तरह से। राइट, अब क्या होगा, द न्यूली सिंथेसाइज्ड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए हैड द सेम बेस कंपोजिशन एज द ओरिजिनल अनलेबल्ड डीएनए which strongly suggest that the original DNA strand had served as template for the पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया था ये देखने के लिए कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज को पता चलता है कि क्या सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये सारे जो डीएनटीपीस थे उनको रेडियो लेबल कर दिया।
राइट। अब ये वो वाला था जो पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो एक्ट कर रहा था, है ना। अब जो न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा उसमें जितने भी DNTPs इनकॉर्पोरेट होंगे, A, T, G, C, वो सारे के सारे रेडियो लेबल होंगे। तो उन्होंने देखा कि न्यू स्ट्रैंड में जितने भी आपके DNTPs इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो सारे के सारे रेडियो लेबल्ड हैं, लेकिन पेरेंटल स्ट्रैंड में कोई भी रेडियो लेबलिंग वाला DNTP ऐड नहीं हुआ है, जिससे पता चला कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं, राइट। चलो, इतना आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये जो डायग्राम आपको साइड में दी है ना, इसको देने का सिर्फ एक ही औचित्य है, और वो ये आपको ये बताया गया है कि अब देखो यहाँ पे 5' to 3' OH ग्रुप जो होगा ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा यहाँ पे, वो फ्री पड़ा है। तो अगर DNA पॉलीमरेज को यहाँ पे डाल दोगे तो आराम से पूरा सिंथेसाइज कर लेगा। वहीं पे यहाँ पे DNA पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, राइट। यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा और यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि प्राइमर नहीं है ना, जैसे यहाँ पे प्राइमर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, तो आराम से DNA डालोगे सिंथेसाइज कर लेगा। यहाँ पे भी सिंथेसाइज कर लेगा। यहाँ पे कैसे सिंथेसाइज करेगा? देखो, छोटा सा निक है ना। अगर यहाँ पे निक है तो ये 5' है, यानी कि यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा है तो DNA पॉलीमरेज आ करके इसको एक्सटेंड करना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से चीज़ों को जो DNA पॉलीमरेज है वो एक्सटेंड कर सकता है और कौन सी नहीं कर सकता है? तो आपको बस ये देखना है कि 3' OH ग्रुप फ्री कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इस तरह से फ्री पड़ा हुआ है जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तो यानी कि वो सबको एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई डायग्राम दी है तो इनमें से किसी को भी वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, राइट। चलो, अब ये बोल रहा है इट कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू दी 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनस ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड, कि कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है उसके पास क्या पड़ा हो, 3' फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा हो, तभी ये वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड कर पाएगा और DNA को इलोंगेट कर पाएगा। The strand that provides the necessary 3' OH terminus is called a primer, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये DNA है ना, आपका DNA जो है वो इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, तो सबसे पहले इसको छोटा सा प्राइमर देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्राइमर के पास 5' to 3' OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे फ्री पड़ा होगा, फिर DNA पॉलीमरेज आएगा और इसको एक्सटेंड करके नया स्ट्रैंड आपको बना करके देगा, राइट। अब बोल रहा ऑल DNA polymerases both prokaryotic and eukaryotic have these same 2 basic requirement, ठीक है। चाहे DNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक का हो या फिर यूकैरियोटिक सेल का हो, उसकी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला, अ टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड, तो उसको क्या चाहिए, एक टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड चाहिए जिसके कॉम्प्लीमेंट्री में ये क्या करेगा, एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो उसको सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है, एंड अ प्राइमर स्ट्रैंड टू विच न्यूक्लियोटाइड कैन बी एडेड। अब देखो, अगर आपके पास सीधा सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दिया और आपके पास ये प्राइमर नहीं है, तब भी ये काम नहीं कर पाएगा। यानी कि पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको प्राइमर चाहिए। तभी अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, दोनों में से एक भी नहीं होगी ना, तो ये काम नहीं कर पाएगा, राइट। अब ये बोल रहा है इट ओनली सिंथेसाइज DNA इन 5' to 3', जिसको हम कैसे लिखते हैं, 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमेशा जो सिंथेसिस चलेगी वो कैसे चलेगी, 5' to 3' डायरेक्शन में ही चलेगी। अब यहाँ पे DNTP आया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, DNTP आया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे साइड में डायग्राम आपको दी है, इसको देखना ज़रूरी है। जैसे मान लो ये आपका 5' to इस तरफ क्या होगा, 3' डायरेक्शन, यानी कि सिंथेसिस किस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आपका 5' था तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3' OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा होगा। DNA पॉलीमरेज आएगा, वो क्या करेगा, उसका काम है कोई भी DNTP उठा लो, ठीक है। उस DNTP में क्या होगा, ट्राईफॉस्फेट लगा हुआ है, यानी कि फॉस्फेट को वो क्या करेगा, अल्फा फॉस्फेट जो होगा ना, उसको वो उठा करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और बाकी जो बचा ये वाला पायरोफॉस्फेट, इसको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे जो DNTP होगा वो हो जाएगा इनकॉर्पोरेट, जैसे कि यहाँ हुआ है ना, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है A जो है वो कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ठीक है। अब A में भी आगे क्या है, एक फ्री OH ग्रुप है, यानी कि इसके आगे जो है वो नेक्स्ट DNTP इसी
सेम सिमिलर फैशन में इनकॉर्पोरेट होगा और इस तरह से आपके पास डीएनए जो है वो बन करके आ जाएगा। तो ये आपका डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाया है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री में टी था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो ये आपका ग्रोइंग स्ट्रैंड है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये बताता है सेमी डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन की जो रेप्लिकेशन होती है ना वो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होती है। कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड पे तो वो आराम से एन चलती जाएगी, है ना, बढ़िया तरीके से, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है ना वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होती है, रुक रुक के होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। बोले ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द OH ग्रुप ऑफ 3' एंड ऑफ the primer carries out a nucleophilic attack on 5' phosphate of the incoming nucleoside triphosphate। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पीछे बताई कि ये कहता है कि जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, ठीक है, जो 3' एंड जो OH ग्रुप होता है 3' एंड पे, उसके पास क्या होता है, ये प्राइमर के पास पड़ा होगा ना। प्राइमर ने आपको 5' to 3' एंड वाला ही तो फ्री OH ग्रुप दिया था। अब ये बोलता है कि ये वाला जो OH ग्रुप होगा ना, ये क्या करेगा, ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, जो भी DNTP इसको इनकॉर्पोरेट करना है ना, जैसे मान लो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड में T था, अब A करना है, तो A जहाँ पे इसको मिल जाएगा ना, A के पास जो भी फॉस्फेट 5' फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे पड़ा होगा, उसके ऊपर ये अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था। अब ये A है, ठीक है, ए के पास क्या पड़ा हुआ है, ये पी पड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, इसके ऊपर इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद, है ना, अब यहाँ पे ये क्या कर लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बाकियों को बाहर निकाल देगा। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो हेलिकेजेस, है ना, ये सब जो एंजाइम्स हैं ये यूज़ कर लेते हैं अनबाइंडिंग के लिए, जैसे टोपोइसोमरेज के बारे में अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ये जो वाला फॉस्फेट है ना, देखो ये 5' एंड पे है, तो ये 3' एंड पे है, तो 3' to 5' अटैक होता है, इसीलिए जो सिंथेसिस है वो कैसे चल रही है, 5' to 3'। ठीक है, चलो अब ये क्या बोलता है, द पॉलीमरेज मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA बोथ मूव इन 3' to 5' डायरेक्शन along the template and both construct a chain that grows by adding nucleotides to its 3' OH terminus। कहने का मतलब ये है, ये बोल रहे कि वो पॉलीमरेज मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, 2 न्यू स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब वो जो मतलब उनकी जो मूवमेंट है ना वो किस डायरेक्शन में होती है, 3' to 5' डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो ना 3' to 5' डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन है ना वो अलग मैनर में, अलग फैशन में हो रही है, 3' to 5' इनकॉर्पोरेशन हो रही है ना। जो आपका पॉलीमरेज है वो तो यहाँ को मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर अगर इसको 3' OH मिल रहा है और ये 5' फॉस्फेट को ऐड कर रहा है, तो ये 3' to 5' की तरफ को मूव करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है, तो आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है कि 5' to ये वाले एंड 3' एंड की तरफ। ठीक है, आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। चलो अब ये क्या बोल रहा है, consequently one of the newly synthesized strands grow towards the replication fork where the parental DNA strands are being separated while the other strand grows away from the fork। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसको देखो, यहाँ देखो, ये बोलता है कि एक जो आपका DNA स्ट्रैंड है ना, देखो जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, जिसमें कोई फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, आराम से DNA पॉलीमरेज आया और वो सिंथेसाइज करता जाएगा नया स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड तो देखो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक बन रहा है ना, रेप्लिकेशन फोक तो आपका ये है, और एक जो स्ट्रैंड है वो किस साइड को मूव करता है, टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक की साइड को मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर भी आपको यही चीज़ दिखाई हुई है, ये है 3' OH ग्रुप, और ये देखो कैसे फॉस्फेट के ऊपर अटैक कर रहा है। अब क्या करेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ए है ना, ए जो है एडिनोसिन जो है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री में जुड़ेगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री में। तो इस तरह से जो बेसिस हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और ये देखो जैसे एक ये बेस जुड़ा हुआ है तो इसका आपस में बॉन्ड बन गया हुआ है ना। तो ये बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से होती है। कौन से बॉन्ड्स हैं, तो आपसे पूछ ले तो H बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये याद रखो। ठीक है, आपसे पूछ ले कि ये जो बैकबोन है ये किससे बनी हुई है, तो फॉस्फेट बैकबोन होती है ये।
चलो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, the strand that grows away from the replication fork is synthesized discontinuously, that is as fragments। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वो वाला स्ट्रैंड जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो करेगा ना, वो कुछ इस तरह से देखो ऐसे फ्रेगमेंट्स में बनेगा, राइट और वो स्ट्रैंड जो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा होता है ना, वो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब जो एक बार यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और रेप्लिकेशन फोर्क में जहाँ तक सिंथेसिस होनी होगी ना, वहाँ तक होके ही छोड़ेगा और फिर उसके बाद ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अगर जुड़ा होगा तो उसने थोड़ा सा सिंथेसाइज किया, फिर यहाँ पे जो है वो डिस्टरप्ट हो गया, यहाँ से निकल गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया होगा और फिर ऐसे करके जो सिंथेसिस है वो करेगा ये। ठीक है, अब ये बोला बिफोर द सिंथेसिस ऑफ द फ्रेगमेंट कैन बी इनिशिएटेड अ suitable stretch of template must be exposed by movement of the replication fork। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर ये फ्रेगमेंट, अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस अगर करनी है ना तो कैसे होगी। ये बोलता है कि अगर जो रेप्लिकेशन फोर्क है ना, और अगर इसकी लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी है तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये पूरा अच्छे तरीके से एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक्सपोज नहीं होगा तो पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि क्या सीक्वेंसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करने हैं, है ना। बोला वंस इनिशिएटेड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क टूवर्ड्स द 5' एंड ऑफ अ प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट टू विच इट इज सब्सिक्वेंटली लिंक्ड। बोल रहे एक बार अगर यहाँ से रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो अच्छे से एक्सपोज हो गया और जो रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट हो गई, अब ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो जाना शुरू कर देगा टूवर्ड्स द 5' एंड, मतलब कि ये वाला 5' एंड, इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात कर रहा है वो। ठीक है, कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ को जाना जो है वो शुरू कर देगा, राइट। अब ये बोल रहा है द स्ट्रैंड दैट इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, जो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, बिकॉज इट्स सिंथेसिस कॉन्टिन्यू एज द रेप्लिकेशन फोर्क एडवांसेस, है ना। तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोर्क जो है यहाँ से अनवाइंडिंग होती रहेगी तो ये जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, राइट। यहाँ पे हेलिकेज लगा होगा तो हेलिकेज अनवाइंडिंग करता रहेगा। बोले द स्ट्रैंड दैट इज सिंथेसाइज्ड डिसकॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड एज द लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से जो डिसकॉन्टिन्यूसली जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों? बिकॉज इनिशिएशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट मस्ट वेट फॉर द पेरेंटल स्ट्रैंड टू सेपरेट एंड एक्सपोज एडिशनल टेम्पलेट। ठीक है, कि यहाँ पे ये बोलता है कि डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट जो है ना वो ये वेट करता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और एक्सपोज हो जाए। ठीक है, और फिर वहाँ पे एक एडिशनल टेम्पलेट आकर के लगेगा जिसको डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड करता जाए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला द डिस्कवरी दैट वन स्ट्रैंड वाज सिंथेसाइज्ड एज स्मॉल फ्रेगमेंट्स वाज मेड बाय रेजी ओकाजाकी ऑफ नयोगा यूनिवर्सिटी जापान। ठीक है, तो ओकाजाकी जो थे उन्होंने पहली बार ये बताया कि एक स्ट्रैंड जो होता है ना वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होता है। कैसे बताया? फॉलोइंग वेरियस टाइप ऑफ लेबलिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे लेबलिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने रन किए। फिर ओकाजाकी को पता चला दैट इफ बैक्टीरिया वर इंक्यूबेटेड इन थायमिडीन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड इमीडिएटली किल्ड। ठीक है, अब ये जो थायमिडीन में इन्होंने इंक्यूबेट किया था ना बैक्टीरिया को, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन जो था ये आइसोटोप था और रेडियो लेबल था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये वाला थायमिडीन जिसमें जो हाइड्रोजन है ना हमारा वो रेडियो लेबल्ड है, इसको यूज़ करके अगर बैक्टीरिया को इंक्यूबेट किया जाए और फिर इमिडिएटली उसको किल कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द रेडियो लेबल्ड रेडियो एक्टिविटी कुड बी फाउंड इन द पार्ट ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो जितनी भी रेडियो एक्टिविटी है ना वो कहाँ मिलेगी? छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेगी, क्योंकि अभी तो आपने उसको इंक्यूबेट करना शुरू किया था और फिर आपने इसको इमीडिएटली किल कर दिया, तो यानी कि अपनी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया होगा ना। यानी कि ये जो लैगिंग स्ट्रैंड था ये पूरा एक नया स्ट्रैंड नहीं बन पाया होगा, अभी तक भी ये कैसा पड़ा होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में पड़ा होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब आप इसको इमीडिएटली किल कर दोगे आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, है ना। कितने? लगभग 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ के होंगे ये फ्रेगमेंट्स।
बोले इन कंट्रास्ट इफ सेल्स वर इंक्यूबेटेड इन द लेबल्ड डीएनए प्रिकर्सर फॉर अ मिनट और टू, मोस्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड रेडियो एक्टिविटी बिकम पार्ट ऑफ मच लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स। बोलता है कि लेकिन अगर आपने इनको इमिडिएटली किल नहीं किया, आपने उनको ग्रो होने दिया आराम से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, है ना, और फिर उसके बाद अगर आप उस रेडियो एक्टिविटी को मापोगे, देखोगे, तो वही रेडियो एक्टिविटी आपको लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मिलेगी। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नहीं मिलेंगे उसके। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जो लैगिंग स्ट्रैंड्स थे ना, जो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बने थे, वो पूरे के पूरे ऐसे एक दूसरे से जुड़ करके एक पूरा लंबा फ्रेगमेंट बन चुका होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन चुका होगा। राइट? अब ये क्या बोलता है? दीज रिजल्ट्स इंडिकेट दैट अ पोर्शन ऑफ डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन स्मॉल सेगमेंट्स, जिसको बाद में ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा गया था। ठीक है, तो इस रिजल्ट से पता चला कि जो डीएनए है वो पहले जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसको वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनाता है, जिसको क्या कहा गया बाद में? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाता है और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड में बदल दिया जाता है बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम होता है इन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को जोड़ना। अब जब किस चीज़ को जोड़ दिया तो अब वो एक लंबा, एक लॉन्ग स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से देखो, इस तरह से उन्होंने इसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो नोटिस की थी। ठीक है, अब जैसे जो रेडियो एक्टिविटी है वो यहाँ पे कम आ रही है ना, यहाँ पे देखो ज़्यादा आ रही है, 2 सेकंड तक देखो कम रेडियो एक्टिविटी आ रही है। लेकिन जैसे आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया, अब रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ देखो ना, रेडियो एक्टिविटी आ रही है लॉन्ग फ्रेगमेंट्स, बता रहा है ना कि लॉन्ग फ्रेगमेंट होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर फ्रेगमेंट्स कैसे हैं? छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो, अब क्या बोल रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहते हैं? प्राइमेज एंजाइम। बोलता है दैट कंस्ट्रक्ट्स अ शॉर्ट प्राइमर कंपोज्ड ऑफ आरएनए नॉट डीएनए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, उनको अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दोगे तो साथ में आरएनए का प्राइमर भी तो चाहिए, है ना। तो वो प्राइमर कौन लेकर के आता है? ये प्राइमेज एंजाइम। What are the leading strand whose synthesis begins at the origin of replication is also initiated by primase molecule, है ना। बोल रहे कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, उसकी सिंथेसिस भी कैसे शुरू होती है? यहाँ पे पहले प्राइमर आकर के लगा होगा 5' to 3', फिर उसको यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने एक्सटेंड कर दिया होगा, और जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोक की अनवाइंडिंग होती जाएगी वैसे वैसे ही लीडिंग स्ट्रैंड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। राइट, अभी बोले द शॉर्ट आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एट द 5' एंड ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एंड एट द 5' एंड ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बोले कि ये वाला जो प्राइमर है ना, ये हमेशा 5' एंड होगा, जो वहीं पे सिंथेसाइज होगा। तो 5' से 3' एंड की तरफ सिंथेसिस जो है वो इसकी होती है। सर्व एज द रिक्वायर्ड प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय अ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसको एक्सटेंड कर देगा। बोले द आरएनए प्राइमर आर सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड। बोलते हैं फिर जब रेप्लिकेशन यहाँ से पूरी हो गई तो ये जो आरएनए प्राइमर्स है ना, अब देखो यहाँ पे तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना हुआ है ना, तो ये सूटेबल नहीं है हमारे डीएनए के लिए। इसीलिए ये जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं, ये एक बार रेप्लिकेशन होने के बाद इनको रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, और जब इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे इतनी इतनी जगह पे गैप बन जाएगा, फिर उस गैप को फिल कर देता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो अगर आपसे सब्सिक्वेंटली अगर स्पेसिफिकली पूछे कि कौन सा एंजाइम जो वो गैप फिलिंग करता है, तो याद रखना डीएनए पोल 1 आता है प्लस लाइगेज एंजाइम आता है। ठीक है, डीएनए पोल 1 जो है, जितने भी यहाँ से आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो निकले होंगे ना, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 इनको इनकॉर्पोरेट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, उतने ही भर देता है। अब जो यहाँ पे फॉस्फेट बैकबोन नहीं बनी होगी ना आगे पीछे, उसको बनाता है कौन? लाइगेज एंजाइम। तो ये निक्स को सील करता है। ठीक है, अगर गैप फिलिंग के लिए पूछ लेगा तो आपको याद रखना है कि डीएनए पोल एंजाइम आता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को भर देता है ना, आरएनए प्राइमर की जगह पे, और फिर जो फॉस्फेट बैकबोन है वो कौन बनाता है? लाइगेज एंजाइम। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई है। देखो यहाँ पे देखो कैसे सिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ पे आरएनए प्राइमर रखा, ये देखो यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर गया ये। ठीक है,
फिर उसके बाद देखो, अब ये सिंथेसिस हो चुकी थी ना, अब ये आरएनए प्राइमर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जगह बच गई, ठीक है, ये इतना प्राइमर निकलेगा तो लगभग 5-6 न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए होंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीएनए पॉल आएगा, इनको फिल कर देगा, और फिर ये जो छोटा सा फॉस्फेट और बैकबोन जो बननी है ना, ये बैकबोन कौन बनाएगा? लाइगेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो गैप फिलिंग डीएनए पॉलीमरेज 1 ने कर दी, और फिर सीलिंग जो है वो कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, सेम इस प्राइमर के साथ भी ऐसे ही होगा। चलो, अब ये क्या बोलता है? द मशीनरी ऑपरेटिंग एट द रेप्लिकेशन फोक। अब एक बार हम क्या क्या देखने वाले हैं कि रेप्लिकेशन फोक जब बन चुका है, सब कुछ हो रहा है, उस टाइम पे वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होता है उसके बारे में जानना है। अब ये बोलता है ई कोलाई हैज़ एट लीस्ट 12 डिफरेंट हेलिकेजेस फॉर यूज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डीएनए आरएनए मेटाबॉलिज्म। तो ई कोलाई के पास लगभग 12 डिफरेंट टाइप के हेलिकेजेस होते हैं। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? अनवाइंडिंग करता है। ठीक है, कहाँ पे अनवाइंडिंग करता है? तो ये है ना रेप्लिकेशन फोक के ये वाले जो आगे तोड़ता जाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन तोड़ेगा? हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, तो अनवाइंडिंग करता है ये दोनों स्ट्रैंड्स की। बोलता है वन ऑफ दिस हेलिकेजेस द प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए बी जीन। ठीक है, अब डीएनए बी जीन का एक प्रोडक्ट होता है कौन? एक टाइप का हेलिकेजेस। इसके पास 12 टाइप के हैं, तो एक डीएनए बी जीन का जो प्रोडक्ट होता है हेलिकेज, उसके बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है ये सर्व करता है एज अ मेजर अनवाइंडिंग मशीन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मेजर अनवाइंडिंग जो है वो ये वाला हेलिकेज करता है, जो कौन सी जीन से अनकोड होता है? डीएनए बी जीन से। ठीक है, अब ये बोलता है द डीएनए बी हेलिकेज कंसिस्ट ऑफ 6 सब यूनिट्स अरेंज्ड टू फॉर्म अ रिंग शेप्ड प्रोटीन दैट एनसर्कल्स अ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड। देखो, इसको ध्यान से समझना। ये बोलता है कि ये जो डीएनए बी हेलिकेज है ना, ये इस तरह की छोटी छोटी 6 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड को इस तरह से इन्होंने हग किया होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड के साथ बिल्कुल ऐसे चिपकी होती हैं। अब ये क्या कर रही है? ये यहाँ को इस तरफ को मूव करती हुई जाएंगी, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं ना, इनको तोड़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अनबाइंडिंग कर पाता है। अब क्या बोल रहा है? इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन बिगिंस इन ई कोलाई व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए ए प्रोटीन बाइंड टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। बोल रहा है कि अगर रेप्लिकेशन बिगिन करनी है ना, रेप्लिकेशन शुरू करनी है ई कोलाई में, तो सबसे पहले कौन सी प्रोटीन जो है वो बाइंड करेगी? डीएनए ए प्रोटीन जाकर के बाइंड करती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे। ठीक है, एंड सेपरेट क्या करती है? ये मेल्ट करती है डीएनए को एट द साइट, जहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिन होती है ना, वहाँ पे ये डीएनए ए प्रोटीन जो है वो जाकर के क्या करेगी? बाइंड कर जाएगी। ठीक है, अब बाइंड करने के बाद वहाँ पे मेल्टिंग शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे तो एक बबल टाइप बन जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे बॉन्ड बने हुए, लेकिन यहाँ पे नहीं बने हुए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? रेप्लिकेशन फोक, या फिर आप इसको रेप्लिकेशन बबल भी कह देते हो। अब बोलते हैं द डीएनए बी हेलिकेज इज देन लोडेड ऑन टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, या ओराई-सी। तो बोल रहा है ओराई-सी का जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, ठीक है, वहाँ पर जाकर के ये जो डीएनए बी हेलिकेज है ये चिपक जाता है। फिर बोलता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन डीएनए सी, और इसको लोड करने में कौन हेल्प करता है? डीएनए सी। अब देखो, याद रखना, डीएनए ए जो है वो सबसे पहले रेप्लिकेशन ओराई सी पे जाकर के बाइंड करता है और मेल्ट करता है डीएनए को। जैसे वहां पे छोटा सा बबल बन गया, अब जगह मिल जाएगी किसको? डीएनए बी, यानी कि हेलिकेज को जगह मिल जाएगी वहां पर जाकर के जुड़ने की। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा किसी मदद से, कौन इसको जो है वो गाड़ी चढ़ाएगा? तो डीएनए सी, ये याद रखना। ठीक है, अभी बोल रहा है द डीएनए बी हेलिकेज देन ट्रांसलोकेट्स इन 5' to 3' डायरेक्शन अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट अनवाइंडिंग द हेलिकेज एज इट प्रोसीड्स। तो ये है किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा? 5' to 3'। ठीक है, 5' to 3' की डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा और वहां से अनवाइंडिंग करता हुआ चलेगा। बोला इन बैक्टीरिया प्राइमेज एंड द हेलिकेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमोसोम।
बोला बैक्टीरिया में जो प्राइमेज और हेलिकेज है ना, ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंटली एसोसिएट हो जाते हैं और इसको वहाँ पे कहा जाता है प्राइमोसोम। दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है एज द हेलिकेज मोटर्स along the lagging strand template opening the strands of the duplex, the primase periodically binds to the helicase and synthesizes the short RNA primer that begin the formation of the each Okazaki fragment। बोले जैसे जैसे RNA हेलिकेज जो है ना, वो अपने लैगिंग स्ट्रैंड की साइड को, है ना, जहाँ पे अनवाइंडिंग करनी है उस तरफ को मूव करना शुरू करेगा, तो क्या होगा, वो स्ट्रैंड्स की ओपनिंग करता जाएगा। जैसे ये वाला खुला है ना, ये स्ट्रैंड्स की ओपनिंग करता जाएगा और फिर ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, ये यहाँ पे जुड़ती जाती हैं, ये इसको स्टेबल रखती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया ना, तो कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियसेस जो है वो अटैक कर देते हैं, तो न्यूक्लियसेस से बचाने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पूरे ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अच्छा, हेलिकेज एंड सिंथेसाइज द शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स टू बिगिन। हाँ, ये बोलता है कि हाँ यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये अनवाइंडिंग करता जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड से जुड़ करके, ये याद रखना जुड़ता कौन से स्ट्रैंड के साथ है, लैगिंग स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा हमेशा, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ ये नहीं जुड़ता हेलिकेज, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है। जैसे ही अनवाइंड करता जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो जुड़ती जाएंगी, आरएनए प्राइमर आकर के अपना प्राइमर यहाँ पे छोड़ करके जाएगा जगह जगह, और फिर ये जो है वो इलोंगेशन लैगिंग स्ट्रैंड की शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, बोल रहा है आरएनए प्राइमर्स आर सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड एज डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेजेस। ये आरएनए प्राइमर्स जो हैं इनको कौन एक्सटेंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा, स्पेसिफिकली कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मॉलिक्यूल है जो सिंथेसाइज करता है सक्सेसिव फ्रेगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स टू अकॉम्प्लिश दिस, है ना। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है, इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए ऐसा नहीं कि लीडिंग स्ट्रैंड की कोई और करेगा, उसके लिए भी पोल 3 ही लगता है, ठीक है। लेकिन इसके रास्ते में अड़चने नहीं है, इसके रास्ते में अड़चने हैं, इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। अब ये बोल रहा था पॉलीमरेज 3 मॉलिक्यूल इज रिसाइकल्ड फ्रॉम द साइट वेयर इट हैज जस्ट कंप्लीटेड 1 ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये क्या बोल रहा है, बोलता है कि एक बार यहाँ पे पॉलीमरेज जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसने एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ तक सिंथेसाइज कर लिया। अब यहाँ पे सिंथेसाइज करने के बाद ये दोबारा यहाँ से डिटैच हो जाता है और फिर रिसाइकल होकर के नेक्स्ट साइट पे जाकर के जुड़ता है, ठीक है। ओके, अब ये बोल रहा है वंस द न्यू साइट द पॉलीमरेज अटैचेस टू द 3-OH, ठीक है। न्यू साइट पे जाकर के भी ये कहाँ जुड़ेगा, 3-OH पे जुड़ेगा ऑफ आरएनए प्राइमर दैट हैज जस्ट बीन लेड डाउन बाय अ प्राइमेज, ठीक है। तो जस्ट अभी क्या किया है, प्राइमेज ने ये ले डाउन किया और फटाक से ये अपना पहला काम खत्म करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड बिगिंस टू इनकॉर्पोरेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनटू द एंड ऑफ द शॉर्ट आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे डीएनटीपीज जो है वो अटैच करना शुरू कर देगा और यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है बार बार, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, हिचिंग अ राइड। हिचिंग अ राइड क्या होता है, कई बार ये पूछ लेता है कि हिचिंग अ राइड से आप क्या समझते हो, तो ये समझो, बोला हाउ डज अ पॉलीमरेज 3 मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम वन साइट on the lagging strand template to another site that is closer to the replication fork। ये बोल रहा है कि ऐसे आपका लैगिंग स्ट्रैंड था ना, यहाँ तक उसने जैसे सिंथेसाइज किया था, फिर बीच में प्राइमर लगा हुआ था, है ना, फिर प्राइमर लगा ना, प्राइमर लगने के बाद यहाँ पे 3-OH था, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से डिटैच हो जाता है, फिर ये इस 3-OH ग्रुप पे लगता है, फिर दोबारा सिंथेसाइज करता है। तो ये यहाँ से मूव कैसे कर रहा है, इस मूवमेंट को हिचिंग अ राइड बोलते हैं, राइट। अभी क्या बोल रहा है, द एंजाइम डज दिस बाय हिचिंग अ राइड with the DNA polymerase that is movable in that direction along the leading strand template, ठीक है। बोलते हैं कि ये जो हिचिंग अ राइड है ये कैसे कर पाता है, ये क्योंकि जो आपका DNA पॉलीमरेज है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो कैसे होता है। Thus, even though the two polymerases are moving in opposite directions,
विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर एक्सिस। बोला अगर तुम लीनियर एक्सिस में देखोगे ना, जैसे मान लो कि ये रेप्लिकेशन फोक है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका मान लो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, तो तुम तो बोलोगे कि यहाँ पे एक पॉलीमरेज अगर जुड़ा है तो वो यहाँ से इस साइड को जा रहा है, और अगर ये वाला पॉलीमरेज है तो वो इस साइड को जा रहा है, तो ये दोनों तो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि 5' to 3' डायरेक्शन ही जाता है सिर्फ पॉलीमरेज, तो ऐसा कैसे हुआ कि इसने यहाँ को सिंथेसिस कर ली, ठीक है। ये बोलता है कि दे आर इनफैक्ट पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो दोनों पॉलीमरेज यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ये एक सिंगल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं। कैसे काम करते हैं वो समझो। द टू तेथर्ड पॉलीमरेजेस कैन रेप्लिकेट बोथ स्ट्रैंड्स बाय लूपिंग द डीएनए ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट बैक ऑन इटसेल्फ, ठीक है। ये बोलता है कि ये वाला जो डीएनए ना लैगिंग स्ट्रैंड वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड कुछ इस तरह से ऐसे मूव कर जाता है, इस तरह से ऐसे लूप बना लेता है। अब जो ये लैगिंग स्ट्रैंड, ये जो नीचे फ्रेगमेंट्स है ना आरएनए फ्रेगमेंट्स, वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। अब जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो भी देखो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं हिचिंग अ राइड, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा लूप कर लेता है अपनी बैक की तरफ को, इसको मतलब लूप बना लेता है और उसकी मदद से फिर ये जो सिंथेसिस है वो कर पाता है, causing this template to have the same orientation as the leading strand। तो अब मूव लूप बनने से इसका ओरिएंटेशन भी किस साइड को होगा, जहां पे लीडिंग स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन है, ठीक है। अभी बोला बोथ पॉलीमरेजेस दैट कैन मूव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स विदाउट वायलेटिंग 5' to 3' रूल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड। अब ये बोलता है कि दोनों जो पॉलीमरेजेस हैं वो सेम एक दूसरे के साथ टुगेदर एक साथ, है ना, वो मूव कर सकते हैं बिना 5' to 3' मूवमेंट को वायलेट किए हुए, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, हिचिंग अ राइड। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम में इन्होंने बना के दिखाया है। अब क्या हुआ, देखो ये वाला तो चलो आपका मतलब लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस था, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पॉलीमरेज है, ठीक है। अब पॉलीमरेज जो है वो किस साइड को जा रहा है, यहाँ पे देखो ना, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, एक जो आपका रेप्लिकेशन फोक है वो यहाँ पे खुला हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखो डीएनए हेलिकेज लगा, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इसकी इस तरह से ऐसे लूप बना लेता है, ठीक है। जैसे आपने वो सुना होगा ट्रोम्बोन होता है ना, वो एक क्या कहते हैं उसको, एक वो बाजा सा होता है कुछ बजाने वाला ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना आपको पता चल जाता है। तो उसकी ना ऐसे करके लूप होती है, उसको जो बजाने वाला होता है ना उसको कॉन्स्टेंटली ऐसे करके मूव कर रहा होता है वो आगे पीछे, ठीक है। तो उस तरह से ये मॉडल जो है उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पॉलीमरेज जो है उसने क्या किया, इसकी लूपिंग कर दी, ठीक है, इस साइड को इसको मोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे टेम्पलेट लगा, ये भी इस साइड को मूव कर रहा है, ठीक है। ये जाएगा इस साइड को मूव करते पूरा इसको सिंथेसाइज कर देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये लूपिंग करने के बाद अब ये देखो ये यहाँ से आया ऐसे मूव करते हुए, अब यहाँ को मूव करेगा। तो इसने क्या किया, कंप्लीटेड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अगर इस साइड को मूव करने हैं ना तो इसी साइड को मूव करने चाहिए। कैसे मूव कर लेंगे वो इन्होंने समझाया है कि ये क्या करते हैं, लूप बना लेते हैं। अब जो यहाँ पे जितने भी आपके वो होंगे ना जो फ्रेगमेंट्स बचे होंगे छोटे, वो इनको ये कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा ना तो इतना कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये मान लो कि आपका रेप्लिकेशन फोक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इस तरह से यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा और इस साइड को लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रही होगी, है ना। यहाँ पे आपका एक पॉलीमरेज है ना, पॉलीमरेज 3 होगा एक, और दूसरे वाला जो होगा वो कहीं यहाँ पे जुड़ा होगा ऐसे करके। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसकी जो सिंथेसिस होती है ना दोनों की एक ही डायरेक्शन की होती है, यानी कि इस साइड को ही होती है। अब वो कैसे होती है, तो ये यहाँ से ऐसे करके लूप बना लेता है। जब ये ऐसे करके लूप बनाएगा तो ये वाले जो फ्रेगमेंट्स होंगे अब वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, है ना। और ये वाला पॉलीमरेज जो है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा।
अब जो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी यहाँ को होगी और ये वाला इसकी डायरेक्शन जो है ये वाले पॉलीमरेज की ये भी इस तरफ को है, ठीक है। तो इसको जो है वो कहा जाता है हिचिंग अ राइड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये बोल रहा है द मॉडल डिपिक्टेड इज ऑफन रेफर टू एज द ट्रोम्बोन मॉडल, ठीक है। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला जिसको कॉन्स्टेंटली जो बजाने वाला होता है ना वो मूव करता रहता है, ठीक है। बिकॉज द लूपिंग डीएनए रिपीटेडली ग्रोज एंड कोलैप्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड। तो ये जो लूपिंग है ना ये ग्रो भी करती है और फिर थोड़ी देर बाद कोलैप्स भी कर जाती है, ग्रो करती है कोलैप्स करती है। तो इस तरह से ये जो लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस है ना ये चलती रहती है, ठीक है। और दोनों जो आपके पॉलीमरेज है ना वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस जो है वो चाहते हैं कि और भी जो वास्ट टॉपिक हैं, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाए यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, राइट। और बायोकेशन एकेडमी वाला जो चैनल है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो कई बार वहाँ पे लाइव सेशंस चल रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप वहाँ से उनको कवर अप कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोज़ को जो है वो चेकआउट कर सकते हो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।